वेलकम स्टूडेंट्स। हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था आरएलसी सीरीज एसी सर्किट। तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो सके। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? फाइंड द कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ रेजोनेंस सर्किट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 किलोहर्ट्ज विद एन इंडक्टर ऑफ 5 मिली हेनरी। ठीक है, हमें ये कहा गया है कि हमने एक रेजोनेंस सर्किट बनाना है जिसके अंदर हमने कैपेसिटेंस फाइंड करनी है कि कितना कैपेसिटर हम उसके अंदर लगाएंगे, कि जो हमारे रेजोनेंस सर्किट के अंदर फ्रीक्वेंसी है वो 1000 किलो हर्ट्ज है और उसके अंदर जो इंडक्टर लगाया हुआ है उसकी जो इंडक्टेंस है वो 5 मिली हेनरी है। तो इस तरह करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन मौजूद है इसके अंदर देखते हैं कि जो हमारे पास टर्म्स हैं डिफरेंट, उनका मीनिंग देखते हैं कि उनसे क्या मुराद है। सबसे पहले तो हमें कहा गया है कि हमने कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। अब कैपेसिटेंस से क्या मुराद है कि हमारे पास कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि एबिलिटी रखती है कि वो अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर सके। तो उसकी कैपेसिटेंस को मैं यहाँ पे सी से डिनोट कर रही हूँ। तो आगे हम देखते हैं कि आगे हमारे पास जो टर्म्स हैं उनमें हम देखते हैं कि हमें कहा गया है कि हमने एक कैपेसिटेंस सी फाइंड करनी है और उसके बाद कहा गया है कि रेजोनेंस सर्किट में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो 1000 किलो हर्ट्ज है। अब हम ये देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी किससे क्या मुराद है और फ्रीक्वेंसी का एक रेजोनेंस सर्किट में क्या अहमियत है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी से मुराद होता है कि किसी भी टाइम इंटरवल में, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि ये जीरो टाइम है यहाँ पे और यहाँ पे ग्राफ में मेरे पास टाइम टी है, तो इस टाइम टी में कोई भी क्वांटिटी जितनी उसकी वेव्स गुजरेंगी, जितने उसके साइकिल्स गुजरेंगे, तो उससे मुराद ये होता है कि ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं एक वेव बनाती हूँ तो ये जो मेरे पास क्वांटिटी है, अगर मैं इसे कह दूँ कि ये मेरे पास पोटेंशियल वी है जिसकी मैंने वेव फॉर्म यहाँ पे बनाई है, तो हम ये देख सकते हैं कि पोटेंशियल का एक ही जो साइकिल है वो कंप्लीट हो रहा है टाइम टी तक। तो हम ये कहेंगे कि इसकी जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी है वो आ जाएगी नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर टाइम को यहाँ पे मैं कह देती हूँ 1, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा कि नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हैं, 1 है और टाइम भी हमारे पास 1 है, तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी 1 हर्ट्ज आ गई है। इसी तरह से अगर पोटेंशियल मेरे पास ऐसे होता कि उसके 2 साइकिल्स यहाँ से गुजर रहे होते इस टाइम इंटरवल टी में, तो मैं ये कहती कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो बन जाती, नंबर ऑफ साइकिल्स हमारे पास चूंकि 2 है, हमारे पास आ जाता 2 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती 2 हर्ट्ज। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो हमारे पास सर्किट है उसमें फ्रीक्वेंसी है 1000 किलो हर्ट्ज और रेजोनेंस सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका मतलब ये होता है कि खास फ्रीक्वेंसी, एक खास फ्रीक्वेंसी जिस पे हमारे पास जो इंडक्टर है, इंडक्टर यानी कि ऐसी डिवाइस जिसके अंदर से करंट फ्लो करे तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर कर लेती है, उसे हम इंडक्टर कहते हैं। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंस सर्किट में, उससे मुराद ये होता है कि ऐसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जिस पे हमारे पास इंडक्टर की वजह से जो रेजिस्टेंस है करंट को, वो इक्वल हो जाए रेजिस्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर के। ठीक है, यानी कि कैपेसिटर की वजह से जो रेजिस्टेंस है करंट को फ्लो करने में, वो जब इक्वल हो जाती है रेजिस्टेंस इंडक्टर की वजह से करंट को, तो उसे हम कहते हैं कि हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो इन्हीं सब बातों को लेके जब हमने देखा है कि हमारा प्रॉब्लम अब हमें बेहतर तौर से क्लियर हो गया है कि हमने क्या फाइंड करना है और इन सब टर्म से क्या मुराद है, तो अब इस तरह करते हैं कि सबसे पहले अपने पास डाटा लिखते हैं कि हमारे पास क्या क्या क्वांटिटीज मौजूद हैं इस प्रॉब्लम के थ्रू। तो सबसे पहले हमें कहा गया है कि हमने कैपेसिटेंस फाइंड करनी है और इसके बाद हमने बताया गया है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है इस सर्किट में वो है हमारे पास 1000 किलो हर्ट्ज, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास 1000 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद हमें बताया गया है कि हमारे पास जो इंडक्टर है उसकी इंडक्टेंस यानी कि एल वो कितनी है, 5 मिली हेनरी। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 इंटू 10⁻³ हेनरी। तो चलें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2π√L C। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दोनों साइड्स का हम लोग स्क्वायर ले लें तो हमारे पास बन जाएगा f² इक्वल्स टू 1/4π² मल्टीप्लाइड बाय एल सी। तो यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है कैपेसिटेंस की। फ्रीक्वेंसी की हमें वैल्यू पता है, हमें इंडक्टेंस की वैल्यू पता है, तो कैपेसिटेंस को दूसरी तरफ ले जाएं तो हमारे पास बन जाएगा 1/4π² और अब इनके अंदर जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कैपेसिटेंस इक्वल्स टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो रहा है ये एल से जिसकी वैल्यू है 5
इनटू 10⁻³ हेनरी, और ये फर्दर मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर से, जो कि हमारे पास है 1000 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। ठीक है, उसके स्क्वायर से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब मैंने कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट किया तो मेरे पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5.09। तो स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि अब यूनिट्स बैलेंस आउट करते हैं, ताकि अगर यूनिट्स बैलेंस आउट ठीक तरह से ना हुए तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कहीं पे मिस्टेक की है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या यूनिट्स यहाँ पे मौजूद हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 5.09 नहीं बल्कि इसके साथ एक टर्म 10⁻⁻12 की भी मौजूद है, जो कि मैं लिखना भूल गई थी यहाँ पे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फर्दर हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो किस तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है हेनरी, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास हर्ट्ज के स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हर्ट्ज का जो यूनिट है उसका हम देखते हैं कि कैसे हम उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इक्वल होती है 1/टाइम के। तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो हर्ट्ज है वो इक्वल हो गया 1/सेकंड के। तो यहाँ से तो हमने हर्ट्ज को सिंप्लीफाई कर लिया है। तो आगे देखते हैं कि हमारे पास जो हेनरी है वो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो इक्वल होता है इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन करंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल टी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम देखें कि हमारे पास जो एल है उसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल टी डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट। तो हमारे पास दैट मीन्स कि जो हेनरी है इंडक्टेंस का हमारे पास यूनिट है वो इक्वल आ जाएगा वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड डिवाइडेड बाय एम्पेयर। तो जब हम हेनरी और हर्ट्ज की वैल्यूज पुट करें 1/हेनरी मल्टीप्लाइड बाय हर्ट्ज के स्क्वायर में, तो हमारे पास बन जाएगा हर्ट्ज का स्क्वायर है तो हमारे पास ऊपर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है हेनरी से जिसकी वैल्यू हमारे पास आई है वोल्ट सेकंड, और ये डिवाइड हो रहा है एम्पेयर से, सेकंड सेकंड से कट जाएगा तो हमारे पास आएगा एम्पेयर सेकंड डिवाइडेड बाय वोल्ट्स। तो स्टूडेंट्स हम जैसे कि जानते हैं कि हमारे पास जो करंट होता है वो इक्वल होता है चार्ज पर टाइम के। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि हमारे पास जो करंट आई होता है वो होता है चार्ज पर टाइम के इक्वल होता है। तो दैट मीन्स कि हमारे पास 1 एम्पेयर करंट किसके इक्वल हो गया 1 कूलम चार्ज डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड के। तो यहाँ पे मैं पुट करूँ तो मेरे पास आ जाएगा एम्पेयर सेकेंड इक्वल आ जाएगा कूलम डिवाइडेड बाय सेकेंड। ऊपर हमारे पास पहले से सेकेंड मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे हमारे पास वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, सेकेंड सेकेंड से कट जाएगा तो हमारे पास जो रिजल्ट में यूनिट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे पास कूलम पर डिवाइडेड बाय वोल्ट्स के। तो स्टूडेंट्स हमने बिल्कुल सही से अपने जो कैलकुलेशंस की हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस होती है यानी कि 1 फैरेड हमारे पास इक्वल होता है चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज के। तो दैट मीन्स कि फैरेड इक्वल होता है हमारे पास कूलम डिवाइडेड बाय वोल्ट्स के, जो कि हमने प्रूफ कर दिया है। तो हमारे पास दैट मीन्स कि जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है 5.09 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड, यानी कि 5.09 पिको फैरेड। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हमने एक रेजोनेंस सर्किट के लिए कैपेसिटेंस जो है कैलकुलेट की है।